हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स, सूचना स्रोत। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की वास्तविक जानकारी प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को देख नहीं सकते। हाँ, विजिबल नहीं है तो अंदर दिखाई नहीं देता, तो उसमें हम क्लियर कट हम कह नहीं सकते कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। पिछले काफ़ी समय से दक्कन प्लेटो, भारत का जो प्रायद्वीप है, तो काफ़ी ज़्यादा भूगोलवेत्ता उसको मानते थे कि ये कांस्टेंट हो गया, स्थिर है। हाँ, बट ऐसा नहीं हुआ। लातूर और कोन्नार का जो अर्थक्वेक आया, तो उससे भूगोलवेत्ताओं ने देखा कि ये भी स्थिर नहीं है। तो इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के लिए कुछ स्रोत हैं। तो उसमें फर्स्ट जो स्रोत है आर्टिफिशियल सोर्स, यानी कि कुछ सोर्स हैं आर्टिफिशियल। तो उसमें फर्स्ट आता है हमारा घनत्व, डेंसिटी। तो डेंसिटी में हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है, और इसमें जो अर्थ में जो रॉक्स हैं, अपर टू कोर, सरफेस टू कोर। तो सरफेस यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वहाँ पर जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो कम है। 2.7, 3, 3.5। जैसे जैसे हम सरफेस से कोर की तरफ जाते हैं, तो उसमें डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। औसत जो पृथ्वी का घनत्व है वो 5.5 है, और कोर में जो घनत्व है वो 11 to 12 है, यानी कि इनर कोर में 13 तक डेंसिटी पाई जाती है। तो एक आर्टिफिशियल सोर्स है, तो इसमें एक डेंसिटी से हम देखते हैं कि भी हमारी जो अर्थ है उसका इंटीरियर कैसा है। सेकंड इज प्रेशर। प्रेशर में दो चीज़ें हैं। एक तो अपर पोर्शंस, जो डिफरेंट रॉक्स हैं, रॉक्स का वेट है, तो उससे माना जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो अर्थ के इंटीरियर में है, और उसी से इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। बट रिसेंटली जो रिसर्च हुई है उसमें ऐसा माना गया है कि जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, वो एक लिमिट तक प्रेशर मानती हैं, उससे आगे नहीं। तो इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो भारी पदार्थों से बना हुआ है। हाँ, थर्ड है इसमें टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम देखते हैं कि अपर पोर्शन जो सरफेस है, सरफेस से हम कोर की तरफ जाते हैं, तो उसमें 100 मीटर पे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो रेट टेम्परेचर की यही रहती है, इंक्रीजिंग रेट सेम रहती है, ऐसा नहीं है। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा। एक तो जो टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है, वहाँ पर देखा गया है कि टेम्परेचर 45 किलोमीटर, 40 to 45 किलोमीटर, 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिलता है। और नॉन टेक्टोनिकली एक्टिव जो जोन्स हैं, वहाँ पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मिलते हैं। तो इसमें जो इंक्रीजिंग रेट है वो जैसे अपर पोर्शन में है, सेम उसी में नीचे की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो एस्थेनोस्फीयर है, जो आंशिक रूप से मॉल्टन है, पिघला हुआ है, वहाँ पर 100 किलोमीटर की गहराई पर 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उसके बाद
400 किलोमीटर की जो डेप्थ है वहाँ पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 किलोमीटर की डेप्थ पे 1900 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद मेंटल जो है उसमें 2900 किलोमीटर 3700 डिग्री सेल्सियस, एंड लास्ट 5100 किलोमीटर की जो डेप्थ है वहाँ पर 4300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट जो आता है कि ये हीट जो है ये जनरेट कैसे होती है, अर्थ का जो इंटीरियर है उसमें ये हीट जनरेट कैसे होती है। हाँ, फर्स्ट तो इसमें है कि जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं उसमें डिसइंटीग्रेशन होता है। तो इसमें जैसे ग्रेनाइट रॉक्स हैं, तो ग्रेनाइट जो रॉक्स हैं उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा यूरेनियम है, थोरियम है, पोटेशियम है। तो ये ऐसे मिनरल्स हैं उसमें जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं। तो इस इनसे हीट जो है वो जनरेट होती है क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट होते हैं। हाँ, दूसरा है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वर्ट होती है थर्मल पावर में, थर्मल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए ये दो मेन कॉजेज हैं अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ की जो हीट है उसमें है वो उसको बढ़ाने में। नेक्स्ट फिर इसमें हम देखते हैं कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो हीट है वो उसमें कौन कौन से साधन हैं, तो उसमें कंडक्शन हम देखते हैं, रेडिएशन देखते हैं, कन्वेक्शन देखते हैं। तो इनमें कन्वेक्शन जो है वो माना गया है क्योंकि रेडिएशन से भी हीट जो है वो इतना नहीं हो पाता है। तो कन्वेक्शन जो है वो पहले तो नहीं था, बट नई जो थियोरी आई है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जैसे, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ही जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसमें जो प्लेट हैं वो डाइवर्जेंट होती हैं। तो वो डाइवर्जेंट में जैसे हाँ अपर सरफेस की तरफ जैसे आती हैं लावा जो है वो मैग्मा, तो उसमें वो डाइवर्ट होता है। तो डाइवर्ट होता है तो उसमें क्या है कि सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड करते हैं। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, जहाँ पे प्लेटें टकराती हैं वहाँ वो कन्वर्जेंट होता है। तो वहाँ पर जो प्लेट है वो काफ़ी नीचे जाती हैं और वहाँ पर उसका सबडुकेशन होता है, नीचे का जो पोर्शन है प्लेट का वो हाँ मेल्ट होता है, और तो वहाँ पे वॉल्केनो जो है वो इरप्ट होते हैं। तो इस तरीके से इसमें कन्वेक्शन ट्रांसपोर्ट हीट जो है वो होता है। उसके बाद माना है कि अर्थ के ऊपर हाँ जो हीट है उसके जो सोर्स हैं वो दो हैं। फर्स्ट जो है वो सन, और सेकंड अर्थ का इंटीरियर। तो सन से जो हीट मिलती है उससे डिस्ट्रैक्शंस डिस्ट्रॉय करने वाले यानी कि डायनुडेशनल फोर्सेस वो एक्टिव होती हैं। तो जितने भी माउंटेन हैं, जितने भी लैंडफॉर्म बनते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं ड्यू टू डायनुडेशनल फोर्स, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन। और जो इंटीरियर है अर्थ का उससे जो हीट होती है उससे माउंटेन की फॉर्मेशन होती है, माउंटेन उसमें बनते हैं। हाँ, सेकंड इज पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की साक्ष्य। तो इसमें भी जो अर्थ का ओरिजिन हुआ है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट थियरीज हैं। हाँ, तो उसमें ग्रहाणु जैसी परिकल्पना है, वायु परिकल्पना है। तो यानी कि उसमें ग्रहाणु में क्या है कि भाई डस्ट पार्टिकल्स थे और वो सभी के सभी इकट्ठे हो गए, और कंप्रेशन हुआ तो उससे टेम्परेचर जो है वो अर्थ का इंक्रीज करता है प्लेनेटरी एक्रीशंस और एडियाबैटिक कंप्रेशंस के कारण। सेकंड, उसमें टाइडल हाइपोथेसिस माना है कि भाई एक तरह से सन से अलग होकर अर्थ की फॉर्मेशन हुई है, तो इसलिए इसका जो कोर है, जो इंटीरियर है अर्थ का वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो कुछ इसको बायो गैस में भी मानते हैं। तो अब इसमें ऐसा नहीं है, ये या तो लिक्विड में है या फिर सॉलिड में। तो अब इसमें नेक्स्ट है हाँ नेचुरल सोर्स। अब नेचुरल सोर्सेज में हम देखते हैं वल्केनिसिटी, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लावा बाहर निकलता है, तो उसकी हम स्टडी करते हैं कि उसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चट्टानें हैं। और उसके साथ में हम देखते हैं कि नीचे से क्या प्रोसेस है, नीचे ये लावा जो मैग्मा है वो कैसे बना। तो उसमें मैग्मा चैम्बर्स हैं, रेडियो एक्टिव
डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसमें प्रेशर जैसे काफ़ी ज़्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है, और जैसे ही प्रेशर रिलीज हो जाता है अपर पोर्शन से, जो अपर पोर्शन है सरफेस से, तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी डाउन आ जाता है, तो उसमें रॉक्स जो है वो मेल्ट हो जाती हैं और पूरा का पूरा मैग्मा चैम्बर वहाँ पे बन जाता है। तो इसलिए इसमें भी एक क्लैरिटी सी नहीं है, बट कुछ आइडिया जो है वो इसमें मिलता है वोल्केनिसिटी से। हाँ, नेक्स्ट वन इज सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी इसमें काफ़ी क्लैरिटी जो है वो आती है कि इंटीरियर जो है वो कैसा है। हाँ, इसमें हम देखते हैं कि पी वेव्स, यानी कि सिस्मोग्राफ से हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी को, तो इसमें पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स। तो पी वेव्स जो है प्राइमरी वेव्स, उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ उनकी काफ़ी कम होती है। तो कहीं भी अर्थक्वेक जैसे फोकस है तो वहाँ से पी वेव चलेंगी, और फिर एस वेव जो है पूरा अर्थ पे वो चलती हैं। और एल वेव्स, लव वेव्स जो हैं, सरफेस वेव्स भी उनको कहते हैं, वो सरफेस के साथ में चलती हैं, वो अर्थ का जो इंटीरियर पोर्शन है वहाँ पर वो नहीं जाती हैं। तो इसमें पी वेव जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों से क्रॉस करती हैं, तीनों में वो आराम से वो चलती हैं। अब उसमें वेलोसिटी का वेरिएशन रहता है कि उसकी जो गति है वो कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा। जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे रॉक्स हैं यानी कि सॉलिड फॉर्म है, वहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, और जैसे ही लिक्विड फॉर्म आता है तो वहाँ पर उसकी स्पीड कम होती है या वो इनफ्रारेक्ट करती है, यानी कि वो जो उसका मार्ग है उससे विचलित हो जाती हैं। तो नॉर्मली जो है पी वेज और एस वेज वो कर्व बनाती हैं। तो अब इसमें पी वेज क्या है, वो तीनों दशाओं से गुजर सकती है, तीनों अवस्थाओं में के अंदर से वो क्रॉस होती है। सेकंड है एस वेव्स। तो एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स हैं। अब पी वेज एस वेज में क्या है कि पी वेज में उसका जो मार्ग होता है, लाइन कि स्ट्रेट में ही वो चलती है, आगे पीछे वो चलती हैं। एस वेव्स में क्या है कि वो जो उसका मार्ग है उसके परपेंडिकुलर पे, जैसे रॉक्स हैं तो उसके परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे की तरफ वो ऐसे चलती हैं। तो इसमें हाँ, जैसे हम हाँ देखते हैं कि वे वाटर्स, तरंगे जो होती हैं, तो उसी उसी तरह से लाइट है, जैसे उस तरह से वो भी लाइट की तरंगे भी ऐसे ही चलती हैं। तो एस वेव्स, इसकी स्पीड जो है वो कम होती है। ये क्या है, केवल सॉलिड से ही क्रॉस कर सकती हैं। तो इसमें जो देखा गया कि जो आउटर कोर है अर्थ का, वहाँ पर एस वेव्स जो है वो डाइवर्ट हो जाती हैं कंप्लीटली। पी वेव जो है वो जैसे ही आउटर कोर आता है तो वो उसमें रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होंगी वो, बट कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ पर पी वेव्स नहीं पहुँच पाती, तो उसको पी वेव शैडो जोन कहते हैं। सेकंड एस वेव्स। एस वेव्स क्या है कि वो आउटर जो कोर है वहाँ पर वो रिफ्रैक्ट कर जाती हैं, तो इसलिए वो पूरा का पूरा एस वेव्स का जो शैडो जोन है पी वेव्स के शैडो जोन से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इससे यानी कि एस वेव्स से हमें क्या पता लगता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है, जो आउटर कोर है, वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। लास्ट जो है वो एल वेव्स है, वो केवल सरफेस के ऊपर चलती हैं, और उसके लव वेव्स कहते हैं या रेगलिक भी उसको कहा जाता है। तो लव वेव्स में क्या है कि वो लेफ्ट राइट जैसे मोमेंट करती हैं, वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होती है, और रेलिक्स जो वेव्स होती हैं वो थोड़ा सा अप भी करती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचाती हैं। तो इस तरीके से हाँ, पी वेज, एस वेज और एल वेज, इनके अलावा पी जी, एस जी, पी स्टार, एस स्टार, तो टोटल जो है वो 3 सेट जो है वो बनते हैं इसमें। हाँ, पी जी, एस जी, पी स्टार, एस स्टार और पी एंड एस। तो इसमें पी और एस की स्पीड सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम देखते हैं पी जी और एस जी, इनकी जो वेव्स की जो स्पीड है वो सबसे कम। पी स्टार और एस स्टार, इनकी जो स्पीड है वो दोनों के बीच की होती है, ये दोनों के बीच में आ जाती है। अब इसमें
हाँ, जो देखा गया है कि जो अर्थ है वो उसमें हाँ 3 सेट बनते हैं, 3 लेयर्स, अपर लेयर्स, इंटरमीडिएट लेयर्स एंड लोअर लेयर्स। तो इसमें जैसे पी और एस, पी जी एस जी, पी स्टार एस स्टार, तो ये हाँ जो लेयर्स जो वेव्स हैं तीनों, तो ये तीनों लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि एक तरह से आइडेंटिफाई हो गया कि हुआ है कि भाई ले जो अर्थ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, जिससे उनकी डेंसिटी भी वो अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट इसका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन जो है वो, तो उसमें हाँ डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू स्वेस। तो स्वेस ने भी जैसे दिया है कि सियाल, सईमा और नेफे, हाँ 3 लेयर इसमें बताई हैं। तो सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, हल्के पदार्थों से वो बनी हुई है, उसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है, 2.9, और इसकी जो डेप्थ है वो 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर्स। हाँ सेकंड जो है वो सीमा, तो ये सियाल के नीचे सेकंड लेयर, तो सिलिकॉन और हाँ मैग्नीशियम, यानी कि सियाल से कुछ भारी पदार्थ, और डेंसिटी भी इसकी 2.9 से 4.7, डेप्थ जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी डेप्थ है। तो इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और लोहे की सिलिकेट है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। हाँ थर्ड है इसमें नीफे, तो नीफे जो है वो सीमा की नीचे की लेयर है। तो निकिल और फेरियम, यानी कि भारी पदार्थों से ये बनी हुई है, और इसका जो घनत्व है वो 11, और डेप्थ जो है वो 6880 किलोमीटर, यानी कि पूरा का पूरा कोर इसमें आ जाता है, इनर कोर भी। तो इस तरीके से डॉली हैं, जैसे जाफरीज हैं, हॉम्स हैं, वांडरग्रांट हैं, तो उन्होंने अलग अलग लेयर्स जो वो इसमें बताई है, अलग अलग परतें जो है उन्होंने बताई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ फिर रिसेंट व्यूज़ भी आए हैं। रिसेंट व्यूज़ में हाँ जो माना गया है कि एक अपर पोर्शन है, क्रस्ट कहेंगे, उसके बाद मेंटल होता है, और लास्ट जो है वो कोर होता है, यानी कि 3 लेयर्स हैं, उसमें 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो है इसमें क्रस्ट, तो क्रस्ट की डेंसिटी जो है वो 2.8, और इसकी जो डेप्थ है उस पर मतभेद हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसमें हाँ 30 किलोमीटर, कहीं पे वो ज़्यादा भी हैं। तो नॉर्मली जो है वो 30 किलोमीटर जो है वो माना गया है कि अपर सरफेस जो से 30 किलोमीटर। तो इसमें हम देखते हैं कि उसके बाद है मेंटिल, तो मेंटिल और क्रस्ट। तो क्रस्ट की डेंसिटी जो है वो कम, मेंटल की डेंसिटी ज़्यादा। तो क्रस्ट की जो फॉर्मेशंस है उसमें लाइट वेट रॉक्स हैं, मेंटल में जो उससे हैवी हैं। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तो इसलिए उनके बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी, मोहर ऑफ एसिस, डिसकॉन्टिन्यूटी वहाँ पर मिलती है, यानी कि असंबंधता है, क्योंकि अपर पोर्शन है वहाँ पर डिफरेंट रॉक्स हैं, और नीचे जो है वो डिफरेंट रॉक्स हैं। अपर जो पोर्शन है, जो क्रस्ट है, उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व कम, और नीचे मेंटल जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा, उसका घनत्व जो है वो ज़्यादा है। अपर जो पोर्शन है वहाँ पर जो वेव चलती हैं, पी वेज, एस वेज, उनकी स्पीड कम, और मेंटल में वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें हाँ जो जैसे 30 किलोमीटर, हाँ कहीं पर वो 100 किलोमीटर भी है क्रस्ट। तो नेक्स्ट जो है इसमें मेंटल, तो मेंटल जो है वो हाँ क्रस्ट यानी कि मोहराविसी से लेके और 2900 किलोमीटर की जो डेप्थ है, तो वहाँ तक। अब 2900 किलोमीटर से आगे क्या है, कोर। तो कोर और मेंटल के बीच में भी गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी आती है, क्योंकि वहाँ भी अपर यानी कि मेंटल, लोअर मेंटल और अपर जो कोर है, तो उसमें वहाँ पर डेंसिटी और जो रॉक्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो अलग हैं। इसलिए वहाँ पर डिफरेंट डिसकॉन्टिन्यूटी वहाँ पर, यानी कि अलग डेंसिटी है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी गुटेनबर्ग वहाँ पर आती है। तो रिसेंट व्यू में देखा है कि क्रस्ट, उसके बाद मेंटिल और कोर। तो इसमें भी जैसे क्रस्ट है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, उसके बाद मेंटिल। तो मेंटिल में भी 2 डिवीज़न जो है वो
किए गए हैं, हाँ, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, यानी कि 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर अपर मेंटल, 700 से 2900 किलोमीटर लोअर मेंटल। फिर कोर, कोर को भी डिवाइड किया गया है, आउटर कोर, इनर कोर। 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की डेप्थ तक आउटर कोर, और 5150 से लेके और सेंटर जो है 6371 किलोमीटर जो है वो कोर। तो पूरा का पूरा इसमें हम देखते हैं कि रिसेंट व्यूज में क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर जो है उसका जो आउटर जो पोर्शन है, आउटर जो कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, और उसकी डेंसिटी जो है वो नियर अबाउट 13 तक है। इनर जो कोर है उसकी डेंसिटी 13 तक। तो इस प्रकार हाँ, अलग अलग हाँ, हम इसमें डिवीज़न, हाँ, क्रस्ट, मेंटल और कोर। थैंक यू।